आज की कक्षा में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों के हल का। अब तक आप सभी लोगों ने वर्ष 2003 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्ष 2003 के दूसरे भाग प्रश्न संख्या 31 से लेकर के प्रश्न संख्या 60 तक का अध्ययन करेंगे, उसका सर्वमान्य हल ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 31-31 से। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो दिए गए मौलिक कर्तव्य हैं, वे मौलिक कर्तव्य यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन है। इन विकल्पों में से आपको चुनना है और सही उत्तर का जवाब देना है। पहला है क राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह भी जो है मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा अर्पित करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है कि सामाजिक सुधार का प्रयास करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। घ यानी अंतिम है कि अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना, यह भी जो है मौलिक कर्तव्य है। तो इस में जो आपने देखा कि क, ख और घ ये जो है सही है। तो विकल्प संख्या 3 में आप देखिए क, ख और घ है। तो विकल्प संख्या 3 इसमें जो है उत्तर सही है। अब हम एक बात समझ लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य वास्तव में है क्या। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, उनके लिए कुछ निर्देश दिया गया है और यह आशा की गई है कि नागरिक अपने जीवन में इस कर्तव्यों का यानी इन कर्तव्यों का पालन करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं, इनकी कुल संख्या जो है 11 यानी 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे। इन्हें जो है 46वें संविधान संशोधन के द्वारा कब 1976 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। केंद्रीय सरकार ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वह भारतीय संविधान के भाग 4 का के अधीन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 4 का में है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या थी वह 10 थी, किंतु 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 कौन 86वें कब 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस मौलिक कर्तव्य में माता पिता से यह आशा की गई कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दिलाने का दायित्व निर्वहन करेंगे, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके माता पिता शिक्षा दिलाएंगे, यह उनका कर्तव्य है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर 32 पर। प्रश्न संख्या 32 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी कुल संख्या
12 है, इसमें से 8वीं अनुसूची के बारे में प्रश्न आपसे पूछ रहा है। इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ए 16, बी 18, सी 15 और डी 22। इसमें जो उत्तर डी 22 है, यही उत्तर जो है आपका सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 17, कौन सा? भाग 17 में राजभाषा की बात कही गई है। किस भाषा की? राजभाषा। राजभाषा। अनुच्छेद 350 का महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 350 का, इस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों यानी वे बालक जो भाषा के संदर्भ में अल्पसंख्यक हैं, उनके प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा की बात कही गई है अनुच्छेद 350 का। यानी अनुच्छेद 350 का में भाषा के स्तर पर जो अल्पसंख्यक वर्ग के बालक हैं, उन बालकों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है वह उनकी मातृभाषा में दिया जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची की हमने बात किया है। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 33 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? ए है 44वां संशोधन, बी है 43वां संशोधन, सी है 42वां संशोधन और डी है 41वां संशोधन। तो आप यहाँ पर देखिए कि आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह विकल्प संख्या ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में एक भाग है, ये कौन सा भाग है? भाग 18। भाग 18। भाग 18 में जो है भारतीय संविधान के आपात उपबंध का व्यवस्था है। आपात उपबंध की व्यवस्था है। इस भाग 18 में एक अनुच्छेद है 352। अनुच्छेद 352। इस अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। राष्ट्रीय आपात। तो यह राष्ट्रीय आपात है क्या? इस राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत संपूर्ण भारत में बाह्य आक्रमण या युद्ध या सशस्त्र विद्रोह हो तो जो है यह आपातकाल लगाया जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल के संदर्भ में 352 में जो प्रावधान राष्ट्रीय आपात का किया गया है, यह राष्ट्रीय आपात लगाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति यह आपात जो है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर करता है। मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह देगा तभी जो है आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल अन्यथा नहीं। जिन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है उसमें है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यह चाहे संपूर्ण भारतीय भूभाग या उसके किसी राज्य क्षेत्र जिसकी सुरक्षा संकट में है, यह आपातकाल
सशस्त्र विद्रोह युद्ध के पूर्व या बाद में की जा सकती है। आशंका के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। यह राष्ट्रीय आपात कभी भी वापस भी लिया जा सकता है, किंतु उसके लिए भी मंत्रिमंडल का लिखित सलाह जो है जरूरी होता है। यानी राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए भी मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी होती है और वापस लेने के लिए भी राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लेना होता है, लिखित सलाह। यदि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह के बाद आपातकाल लागू करने के लिए अध्यादेश या नियम जारी कर दिए जाते हैं, तो उस आपात की उद्घोषणा जो है वह 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी पारित होने के लिए। यदि संसद के दोनों सदन अपने उपस्थित सदस्यों और सदन के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करते हैं तो ही वह आगे 6 माह के लिए लागू होगा, नहीं तो वह जो है 1 माह में ही समाप्त हो जाएगा। यानी आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के भीतर दोनों सदनों में रखा जाना उसके उद्घोषणा को आवश्यक है और 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से पारित करते हैं तो यह आगे लागू होगा, अन्यथा यह जो है क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। एक स्थिति और बनती है कि यदि विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर ये पारित नहीं करते हैं तो उद्घोषणा लागू नहीं होगी। आप देखिए, एक स्थिति हमने बताया कि और हो सकती है कि आपात घोषणा ऐसे समय में घोषित की जाए कि जब लोकसभा विघटित है, या फिर ये स्थिति बन सकती है कि 1 माह के भीतर ही लोकसभा का विघटन हो जाता है और राज्यसभा उसे अनुमोदित कर देती है, तो ही 30 दिन से यह आगे बढ़ेगा, अन्यथा यह 30 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह जो शब्द था यह 1978 में रखा गया 44वें संशोधन के द्वारा। हमने बताया कि भारतीय संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर स्थान पर आप कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। आपातकालीन संकल्प जो है, चाहे वो उद्घोषणा की हो या परिवर्तन की हो या उसके अनुमोदन की हो या उसे जारी रखने के लिए हो, उसके लिए लोकसभा की सदस्य संख्या का 1/10 भाग लिखित हस्ताक्षर के साथ, यदि लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। वही प्रक्रिया 1/10 सभापति को या उसके अध्यक्ष को दिया जाएगा। यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति को 14 दिन के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का बैठक बुलाना होगा। अब आप अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से कौन मानता है कि आधुनिक उदारवादी राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ए गैलब्रेथ, बी मैकफरसन, सी कीन्स और डी जो है रूजवेल्ट। तो आप इसमें देखिए कि इसमें विकल्प ए गैलब्रेथ सही है और गैलब्रेथ ने ही कहा था कि उदारवादी राज्य जो है एक औद्योगिक राज्य बन गया है। गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, पुस्तक का क्या नाम, द न्यू इंडस्ट्रियल
स्टेट, इसी पुस्तक में जो 1968 में प्रकाशित हुई थी, 1968 में, इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि जो है उदारवादी राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। उन्होंने यह तर्क दिया था कि आधुनिक औद्योगिक समाजों में राज्य की संरचना और उसकी नीति पर औद्योगिक संगठनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इन नीतियों को, उसकी संरचनाओं को औद्योगिक घराने, औद्योगिक संगठन वे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और प्रभावित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए जो है J.K. गॉलब्रेथ ने अपने न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1968 में उदारवादी राज्य को जो है उन्होंने कहा, क्या कहा, एक औद्योगिक राज्य। प्रश्न संख्या 35 है, क्या है कि इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था ए उदारवादी राज्य, बी पंथ निरपेक्ष राज्य, सी समाजवादी राज्य और डी कल्याणकारी राज्य। तो इसमें जो है बेवरिज रिपोर्ट जो है वह कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। बेवरिज रिपोर्ट जो रही है यह जो है 1943 में आई। कब आई? 1943। और कहाँ आई है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। इसमें इस रिपोर्ट ने जो है कौन? बेवरिज रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने कल्याणकारी राज्य की इंग्लैंड में नींव रखी। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन की 5 बुराइयों, कौन सी, कितनी बुराइयां? 5 बुराइयों। 5 बुराइयां ये कौन कौन सी थी? इसमें बीमारी, अज्ञानता, आलस्य, क्या क्या? बीमारी, अज्ञानता और आलस्य, गंदगी और अभाव, गंदगी और अभाव। ये जो 5 बुराइयां थी समाज से, इससे लड़ने की बात बेवरिज रिपोर्ट में कही गई। इसी के माध्यम से व्यापक सामाजिक सुधारों का इंग्लैंड में खाका तैयार किया गया। इस बेवरिज रिपोर्ट को जन्म से मृत्यु तक की योजना भी कहा जाता है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 1945 में इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव जीता और इस रिपोर्ट की सिफारिशों को जो है उन्होंने लागू किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? यानी संविधानेतर का मतलब है संविधान से इतर, संविधान से इतर, यानी इसमें कौन सी संस्था ऐसी है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी निर्वाचन आयोग और डी अंतर्राज्य परिषद। इसमें जो है योजना आयोग जो है यह एक संविधानेतर आयोग है और इसका गठन जो है वह मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। जबकि वित्त आयोग, इसका अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है और निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है
और अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान अनुच्छेद कितना 263 के अधीन 263 के अधीन भारतीय संविधान में किया गया है। इस तरह से आपने देखा कि वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, ये तीनों जो है ये संविधान में निहित प्रावधान वाले हैं और जबकि योजना आयोग एक संविधानेतर आयोग है। अगला प्रश्न संख्या 37 है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है कि न्यायालय के द्वारा संविधान के विरुद्ध विधायिका और कार्यपालिका यानी विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करना। न्यायिक पुनरावलोकन एक तरह से न्यायपालिका की शक्ति है जिसके माध्यम से वह विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करती है कि वह संविधान सम्मत है अथवा नहीं है। तो इसमें विचार विकल्प हैं यूएसए में, भारत में, इंग्लैंड में और फ्रांस में। पूछ रहा है कि कहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, तो यह जो है इंग्लैंड में नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में किसकी संप्रभुता है? संसद की संप्रभुता है, संसद की। इंग्लैंड में संसद जो है वह संप्रभु है, संसद जो है किसी भी तरह के कानून बना सकता है। इंग्लैंड की जो निम्न सभा है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक उच्च सदन है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था। पहले जो है यह जो है एकदम सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय हुआ करता था, किंतु अब इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा रहा है। इसमें जो है किसमें? लॉर्ड सभा में, लॉर्ड सभा में। इस लॉर्ड सभा में जो लॉर्ड होते थे अब इनको जो है धीरे धीरे समाप्त करके इन्हें अधिक लोकतांत्रिक जो है इनको बनाया जा रहा है। इंग्लैंड की जो लॉर्ड सभा थी इसे प्रारंभ में न्यायिक शक्ति इसके पास थी, यह वहाँ का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था, किंतु अब 2005 में, वर्ष कब? 2005 में इंग्लैंड में न्यायिक सुधार अधिनियम लाया गया। इस न्यायिक सुधार अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है और यह लंदन के वेस्टमिनिस्टर शहर के पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थित है। तो आपने देखा कि इंग्लैंड में जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। प्रश्न संख्या 38 है कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य ए कानून बनाना, बी नीति निर्धारण करना, सी कानूनों को लागू करना, डी उपयुक्त सभी। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य जो होता है वह होता है कानूनों को लागू करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 39 है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक से लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ए संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, बी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा, सी लोकसभा के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित माना जाएगा और डी लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृत कर सकती है। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। इसका कारण यह है कि संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां जो है समान है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की जो है बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत को संविधान संशोधन के लिए आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प जो है यह हुआ है कि संयुक्त बैठक, तो यह इसमें नहीं होता है। कहता है कि लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती, यह भी गलत है, और अस्वीकृत कर सकता है लोकसभा, यह भी गलत है। तो यहाँ पर जो उत्तर है कि संशोधन विधेयक पारित
नहीं माना जाएगा। यही जो है उत्तर आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40 है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम क्या है? तो यहाँ पर एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड की बात कही जा रही है। J.S. मिल, थॉमस हेयर, डेविड स्टन, ल्यूसियन पाई। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है थॉमस हेयर। तो आप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विकास को देखिए कि प्रारंभ में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का विकास जो है प्रारंभ किया था राइट हिल। कौन से विद्वान हैं? राइट हिल। इन्होंने कब किया? 1819 में। 1819 में इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद 1855 में डेनमार्क, 1855 में डेनमार्क के कार्ल एंड्रे, इसीलिए कभी कभी एकल संक्रमणीय प्रणाली को जो है एंड्रे प्रणाली कह दिया जाता है। तो ये एंड्रे कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के। डेनमार्क। अब आप देखिए इसके बाद 1857 में थॉमस हेयर ने इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो है व्यवस्थित रूप से रूपरेखा लेकर के आए, उसको एक व्यवस्थित पहचान दिलाई। इसलिए थॉमस हेयर को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जनक कहा जाता है। किंतु राइट हिल, कार्ल एंड्रे आदि लोगों ने भी इस पर काम किया है। अब आप समझ लीजिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार होता है। पहली बात जो इसमें आती है, किंतु चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उतने उम्मीदवारों के समक्ष वह अपनी वरीयताओं को चिन्हित करता है। मान लीजिए किसी चुनाव में 5 उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो जो मतदाता होगा तो वह मत तो एक ही देगा, लेकिन वह 5 उम्मीदवारों के लिए अपनी वरीयताओं को तय कर देगा कि पहले स्थान पर हमारी पसंद ये है, दूसरे स्थान पे ये, तीसरे, चौथे, 5वें पर ये है। यदि जो चुनाव हो रहा है उसमें एक कोटा निर्धारित किया जाता है और उस कोटा के बराबर यदि कोई उम्मीदवार प्रथम वरीयता के मत को प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित किया जाता है। किंतु स्थिति ऐसी भी बनती है कि कभी कभी कोटा के बराबर मत प्राप्त नहीं होता है, तो जो उम्मीदवार सबसे कम वोट पाया होता है उसके द्वितीय वरीयता के जो मत होते हैं वह अन्य 4 प्रत्याशियों में जो है वितरित कर दिए जाते हैं, यानी वहां से ट्रांसफर होकर के इन 4 प्रत्याशियों के पास चला आता है। यदि इसमें से कोई प्रत्याशी ऐसा है कि जो कोटे के बराबर जो है मत प्राप्त कर लेता तो विजयी घोषित किया जाएगा। अगर नहीं प्राप्त करता है तो यही प्रक्रिया जो है तब तक अपनाई जाएगी जब तक कोई विजयी ना घोषित हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है 41 है कि सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। आप देखिए इसमें बात कहा गया है कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, यानी समझौते के पीछे शक्ति का होना अति आवश्यक है। तो यह जो कथन है वस्तुतः यह कथन जो है हाब्स का है। ठीक। बी, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह जो है वस्तुतः यह कथन जो है यह रूसो का है। तीसरा,
उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड हो सकता है, राज्य नहीं। यह कथन जो है बोदा का है। और डी, राज्य का कार्य में व्यक्ति आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है और उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह बात किसने कहा था? मिल ने कहा था। तो अब आप देखिए कि 4 विकल्प जो दिए हुए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वह सही है। आप देखिए, हाफ से तलवार के बिना प्रसंविदा शब्द हैं हाफ से, यानी ए का 3, इसमें ए का 3 सब में दिया हुआ है। आप देख लीजिए, तो इससे आपका उत्तर पता नहीं लगेगा 1 2 3 4 में से कौन सही है। तो आपको दूसरे पर चलना होगा कि व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। रूसो 4 नंबर पर है, तो रूसो 4 आप देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। तीसरा है, आप देखिए, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड हो सकता है, यह बोदा का है और बोदा आप देखिए 1 नंबर पर है। तो 1 नंबर पर बोदा है। आप देखिए यहाँ भी 1 नंबर है और यहाँ भी 1 नंबर है। और अब देखिए कि चौथा जो है यह मिल का है, 2 नंबर पर है। तो जिस विकल्प में 2 होगा वही सही होगा। तो 3 4 1 फिर 2, यानी विकल्प संख्या 1 जो है इसमें सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 42 है कि भारतीय संघ में से किसी राज्य के अलग होने को प्रतिबंधित किया गया। तो इसमें है कि 16वां संविधान संशोधन विधेयक 1963, बी 22वां संविधान संशोधन विधेयक 1969, सी 26वां संविधान संशोधन विधेयक 1972, डी 36वां संविधान संशोधन विधेयक 1974। तो इसमें जो उत्तर सही ए है 16वां संविधान संशोधन विधेयक 1963। भारतीय संघ से राज्य जो हैं, इसके राज्य जितने भी हैं राज्य, इनको पृथक होने का अधिकार नहीं है। यह 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43 है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपदस्थ किया जा सकता है, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है। ए, राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी, राज्य विधानसभा के द्वारा, सी, मुख्यमंत्री के जारी आदेश द्वारा, डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा। तो आप यहाँ देखिए कि विकल्प संख्या डी जो है यही इसमें सही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 9, भाग कौन सा? भाग 9, भाग 9 के अनुच्छेद 243 के 243 के या फिर आप कह सकते हैं टा में जो है पंचायतों का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो करता है वह करता है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने का जो प्रावधान, जो प्रक्रिया संविधान में लिखा गया है, वह जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह से जो है आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की
संविधान में क्या प्रक्रिया है? संविधान के अनुच्छेद 217 एक ख, कौन सा? अनुच्छेद 217 एक के ख में राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की बात कही गई है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसके खंड 4 में निहित प्रावधानों, यानी अनुच्छेद 124 के खंड 4 में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के आधार पर जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। और वह प्रक्रिया से पूर्व जो उस पर आरोप लगेंगे वह होगा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसा प्रावधान किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी जो है वह सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब इसके लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, जिसमें यदि लोकसभा में लाया जा रहा है न्यायाधीश के विरुद्ध जो है प्रस्ताव, तो 100 सदस्य, और यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो उसके लिए 50 सदस्य प्रस्ताव लेकर के आएंगे। जिसे जो है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, राज्यसभा का सभापति उसे स्वीकार करता है। और करने के बाद 3 न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय जो है एक समिति जो है नियुक्त करता है। वह समिति जो है उस आरोप की जांच करती है और वह कहती है कि नहीं इसमें कदाचार हुआ है, आरोप सही है, तो संबंधित उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, तो उस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत और जो सदन है उसके बहुमत से जो है उसे प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो उसे अपने पद से हटना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जाता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में निर्देश है वही 217 एक ख में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो प्रावधान है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसको हटाने के संकल्प का प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो है बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करना होगा और तभी जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44 है कि प्राकृतिक अधिकारों की पुष्टि की गई सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक द्वारा और केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। तो इसमें जो उत्तर सही बी, केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा सही है। देखिए, जॉन लॉक ने भी प्राकृतिक अधिकारों की बात कही, हॉब्स ने भी प्राकृतिक अधिकारों की बात कही, तो यहाँ पर यह उत्तर जो है केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा यहाँ पर सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है कि उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ, यानी उरुग्वे जो चर्चा चली उस चर्चा से क्या परिणाम निकल के सामने आए। इन 4 विकल्पों में से जो है आपको देखना है। ए है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना, बी है NAFTA की स्थापना, सी 17वें समूह की स्थापना और डी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना।
विश्व जो व्यापार है उसको अधिक कुशल, अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए जो है उरुग्वे वार्ता चली और यह बहुपक्षीय वार्ता थी। और यह का समापन जो है आप देखिए 1994 में हुआ। यह उरुग्वे वार्ता जो है कहाँ पर चली? उरुग्वे में। उरुग्वे में जो है उरुग्वे के किस जगह पर? पुंटा डेल एस्टे। उरुग्वे के पुंटा डेल एस्टे नामक स्थान पर कब से कब चली? 1986 से लेकर 1994। 1986 से लेकर के 1994 तक यह वार्ता चली। इसने गैट 1945 जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित कर दिया। पहले गैट था, उसके बाद जो है उरुग्वे वार्ता हुआ और गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन 1995 में विश्व व्यापार संगठन की उरुग्वे दौर से स्थापना हुआ। और इस उरुग्वे दौर का जो उद्देश्य था कि विश्व व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा उदारीकरण करना था। उरुग्वे चर्चा के दौरान गैट में जो विषय जो है शामिल किए गए थे, उरुग्वे चर्चा के दौरान कुछ नए विषय भी इसमें शामिल किए गए, जैसे सेवाओं के व्यापार इसमें शामिल किया गया, वित्त, परिवहन और संचार संबंधी जो सेवा होती है वह भी शामिल किया गया, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे आपका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि को शामिल किया गया। कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में जो व्यापार बाधाएं थी, इसके माध्यम से कम करने का जो है प्रावधान किया गया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता WTO की स्थापना करना था, जिनसे एक अधिक व्यापक और मजबूत वैश्विक व्यापार प्रणाली की नींव रखी जा सके। इस तरह से आपने देखा कि उरुग्वे चर्चा का जो परिणाम हुआ था वह हुआ था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तब अगले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, आप देखिए क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। कैबिनेट शासन प्रणाली। तो कैबिनेट शासन प्रणाली जो होता है उसकी विशेषता होती है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व, इसे संसदीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें जो है जो मंत्रिमंडल होता है या मंत्रिपरिषद होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जब तक विधायिका का विश्वास रहता है तभी तक सरकार जो है स्थिर रहती है, नहीं तो गिर जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है आप देखिए शक्ति का पृथक्करण। तो इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग होते हैं और तीनों की शक्तियां जो होती हैं अलग होती हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली जो है वह डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति के विभाजन पर आधारित होता है कि जो संपूर्ण राज्य की शक्तियां होती हैं उसे केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली जो होता है वह जो है शक्तियों की संकेंद्रण पर आधारित होता है। यानी इस शासन प्रणाली में जो राज्य की शक्तियां होती हैं वह केंद्र के पास होती हैं और जो राज्य या प्रोविंस होते हैं, जो प्रदेश होते हैं, वे केंद्र के एजेंट यानी उनके निर्देशों पर काम उनके अधीन रह करके करते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि ए का 2 सही है, ए का 2 आप देखिए इसमें है। फिर कह रहा है कि बी का 1 सही है, बी का 1 यहाँ है। फिर कह रहा है सी का 4 सही है, सी का 4 देखिए यहाँ है और डी का जो है 3 सही है, यहाँ है। तो इसमें विकल्प संख्या 2 जो है यही उत्तर जो है आपका सही है। अब प्रश्न संख्या हम 47 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47 है कि फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध हैं, इसका कारण क्या है। यानी फ्रांस में राष्ट्रपति
प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों के बीच जो है जटिल जो संबंध है उसका कारण क्या है? ए, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, बी, शक्तियों का केंद्रीकरण, डी, एक मिलीजुली राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली की सरकार, और डी जो है सरकार को नियंत्रित करने के लिए संसद की लघुकृत शक्तियां। तो इसमें आप देखिए कि विकल्प संख्या जो है सी जो है सही है। सी सही क्यों है? क्योंकि फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों का क्या है? मिश्रण। इसी मिश्रण होने के कारण सरकार और राष्ट्रपति के बीच जो है जटिल संबंध जो है वहां पर है। प्रश्न संख्या 48 है कि चीन में राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? कि जो वहाँ की जो राष्ट्रीय संसदीय निकाय है, जो बॉडी है, उसे क्या कहा जाता है? ए है राज्य परिषद, बी है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, सी है जनसभा, डी है सर्वोच्च सोवियत। तो इसमें जो उत्तर होगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो चीन में राष्ट्रीय संसदीय निकाय यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या राष्ट्रीय जन कांग्रेस इसको कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 है कि भारत के महान्यायवादी पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। यह उत्तर ए सही है। दूसरी बात जो इसमें बी है, वह अपने कर्तव्य का निष्पादन केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सभी न्यायालयों में, सभी न्यायालयों में करता है, इसलिए यह यहाँ पर गलत है। उसका कार्यकाल निश्चित होता है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है बल्कि अनिश्चित होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। डी जो है कि भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त हो। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता। तो यहाँ पर तीनों जो है यहाँ से ये गलत है और पहला विकल्प जो है वह सही है। आप देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है। इस महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति को जो है महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है? उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता को रखता है। तो इस महान्यायवादी का काम क्या होता है कि यह विधि संबंधी मामलों पर सरकार को क्या करता है? सलाह देता है, या ऐसे मामलों पर सलाह देता है राष्ट्रपति समय पर उससे जो मांगे, जो विधिक कर्तव्यों से संबंधित हो। जो महान्यायवादी है इसको जो है सुनवाई का जो है सभी न्यायालयों में अधिकार होता है, सभी न्यायालयों में अधिकार होता है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। राष्ट्रपति इसको हटा सकता है और राष्ट्रपति जो निर्धारित करता है उसी के अनुसार यह अपना पारिश्रमिक पाता है। प्रश्न संख्या 50 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि अरस्तु ने जिन शासन तंत्रों का वर्णन किया है उसके बारे में प्रश्न पूछा है कि पालिटी अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है तथा क्रांति के लिए अपेक्षाकृत कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय दिया जाता है। यह कथन किसका है? सिसरो का, पोलिबियस का, प्लेटो का और अरस्तु का। तो यह जो कथन है यह है अरस्तु का। विकल्प संख्या डी जो है यह जो है सही है। अरस्तु ने
जिन 6 शासन तंत्रों का, कितने शासन तंत्रों का? 6 शासन तंत्रों का अरस्तू ने जो वर्णन किया है, उनमें वह पॉलिटी को, किसको? पॉलिटी को जो है वह सबसे व्यवहारिक मानता है। पॉलिटी को उसने जो है एक मिश्रित शासन व्यवस्था माना है। क्या माना है? मिश्रित शासन व्यवस्था माना है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसमें धनिक तंत्र और प्रजातंत्र दोनों के गुणों का समन्वय है। धनिक तंत्र और प्लस प्रजातंत्र दोनों के गुणों का इसमें समन्वय है। यह कानून आधारित, यानी सर्वोच्चता जो पॉलिटी में होता है वह कानून में निहित होता है, और यह जो है, यह पॉलिटी जो व्यवस्था है, यह वितरणात्मक न्याय पर आधारित होता है। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता और संपत्ति के अनुपात में राज्य से लाभ प्राप्त करता है। यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी योग्यता होगी, जितना उसके पास संपत्ति होगा, उसी अनुपात में राज्य से वह लाभ पाएगा, यानी राज्य उसे उसी हिसाब से पद और पुरस्कार देगा। जो पॉलिटी है, यह जो है मध्यम वर्ग का शासन है। मध्यम वर्ग, क्योंकि जो अरस्तू है वह मध्यम वर्ग पर काफी विश्वास करता है। उसने कहा कि मध्यम वर्ग अन्य वर्ग की अपेक्षा अधिक विवेकशील और संयत होते हैं। राज्य में मध्यम वर्ग की प्रधानता होने के कारण राज्य अधिक अस्थायी होता है। अरस्तू कहते हैं कि राजनीतिक समाज वही सर्वोच्च या सर्वोत्तम होता है जिसमें सत्ता जो होती है वह मध्य वर्ग में निहित होती है। तो आप प्रश्न संख्या 51 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय की तरह की सरकारों का मिश्रण है? तो ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी चीन। तो इसमें जो है फ्रांस सही है। विकल्प संख्या बी जो है आपका सही है। फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान में संसदीय और अध्यक्षीय सरकारों का मिश्रण कर दिया गया है, और जिसमें जो कार्यपालिका है, कौन? कार्यपालिका, इसका जो कार्यकाल है यह स्थिर कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया? स्थिर कर दिया गया है। तो इसमें फ्रांस सही होगा। प्रश्न संख्या 52 है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सी आधारभूत मान्यता नहीं है? ए, राजनेता अपने राष्ट्र हितों की आकांक्षा करता है, उसे आगे बढ़ाता है। यह भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है। राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों का ध्यान रखता है, राजनेता नैतिक सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखता है। सी है, प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है। ये भी ठीक है। डी है, राज्य अपने हितों का संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रयोग करता है। ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या 52 में आधारभूत मान्यता नहीं है, तो इसमें विकल्प संख्या बी सही है। यही जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी मान्यताओं की आधारभूत जो है मान्यता नहीं है। आइए हम देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत है क्या। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत को जो है मार्गेंथाउ,
का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के मूलभूत जो नियम हैं उसको आप एक एक करके देखें। मार्गेंथो मानता है कि पहली बात कहता है, वह क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नियम होते हैं वे सब्जेक्टिव नहीं होते हैं बल्कि ऑब्जेक्टिव रूल्स होते हैं, जिनकी जड़ मानव स्वभाव में निहित है। यदि मानव स्वभाव के मूल प्रकृति का हम पता लगा लें तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उन नियमों का भी पता लगा सकते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है। तो पहले में जो है वस्तुनिष्ठ नियम, वस्तुनिष्ठ नियम, और इन वस्तुनिष्ठ नियमों को आप मानव प्रकृति के मूलभूत स्वभाव से पता कर सकते हैं। दूसरा बात कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित होता है, यानी दूसरा जो है राष्ट्रीय हित से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय हित। और कहता है कि यह राष्ट्रीय हित जो राष्ट्र का होता है इसे शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय हित को हम शक्ति के रूप में देख सकते हैं। शक्ति प्राप्त करने, शक्ति के प्रयोग करने के आधार पर हम राष्ट्रीय हित को समझ लेते हैं। यानी राजनीति को तर्क के आधार पर समझा जा सकता है, ना कि नैतिक व्यक्तिपरक अध्ययन से। यानी राजनीति को अगर समझता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मान्यताओं का कोई मतलब नहीं है, उसे राष्ट्रीय हित के संदर्भ में समझना होगा और राष्ट्रीय हित को जो है आपको शक्ति के संदर्भ में समझना होगा। और ये जो राष्ट्रीय हित होता है, इस राष्ट्रीय हित का तीसरी बात कहता है कि अस्थायी अर्थ नहीं होता है। अस्थायी अर्थ नहीं, यानी प्रत्येक राष्ट्र का जो राष्ट्रीय हित होता है वह निश्चित और अस्थायी नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण और परिस्थिति के अनुसार वह क्या होता है, बदलता रहता है। चौथी बात जो मार्गेंथाउ कहता है वह कहता है कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत जो हैं वे राज्य के क्रियाकलापों पर लागू नहीं किए जा सकते। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अलग चीजें हैं और राज्य के क्रियाकलाप अलग चीज है। राज्य का काम अपने स्वतंत्रता की रक्षा करना है, इसलिए राज्य अपने क्रियाकलापों में तर्क और विवेक का प्रयोग करता है और विवेक के बिना राजनीति की कोई नैतिकता नहीं होती है। चौथे नंबर पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो होते हैं वे राजनीति यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू नहीं किए जा सकते हैं। पांचवा कि राष्ट्र की जो नैतिक कामनाएं होती हैं, पांचवा राष्ट्र की जो नैतिक कामना होती है, राष्ट्र की नैतिक कामना राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्रीय हित को बढ़ाना होता है। और यह जो है राष्ट्र की नैतिक कामनाओं और जो सार्वभौमिक नैतिक नियम होते हैं उनके बीच कोई संबंध नहीं होता है। जो राष्ट्रीयकर्ता यानी जो राज्य होते हैं वे अपने राष्ट्रीय हितों के सापेक्ष ही काम करते हैं, उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के सापेक्ष ही काम करना चाहिए। छठवें नंबर पर जो है मार्गेंथाउ बताता है कि राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता, वह राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता की बात करता है। जिस तरह से आर्थिक स्फेयर्स अलग होता है, ज्योग्राफिकल स्फेयर्स अलग होता है, उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र भी बिल्कुल अलग होता है। इस तरह से राष्ट्रीय हित के संदर्भ में मार्गेंथाउ ने 6 जो हैं
इन्हीं को जो है मान्यताओं के रूप में बताया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ राजनेता नैतिक सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत में जो है राजनेता नैतिक सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि नैतिक सिद्धांत और राष्ट्र के जो नैतिक सिद्धांत होते हैं दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। ये 4 विकल्प दिए होंगे: बहुलवादी, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी, संरचनात्मक यथार्थवादी। ये चारों आपके विकल्प जो हैं, इसमें जो उत्तर सही है वह है बहुलवादी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत और नव संरचनावादी या संरचनावादी जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सारे राज्य की भूमिका पर महत्व देते हैं, लेकिन बहुलवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राज्य की केंद्रीय भूमिका को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुलवादी दृष्टिकोण मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक जटिल और विविधतापूर्ण प्रक्रिया है, जिसे राज्य और गैर राज्यीय कर्ता यानी दोनों जो है यह इसे प्रभावित करते हैं। आप देखिए दूसरा इसमें जो सिद्धांत है यथार्थवादी, यह मार्गन्थाउ का है। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है। यह स्वीकार करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विवाद और शक्ति के लिए संघर्ष होता है, इसका जड़, इसका मूल जो होता है वह मानव प्रकृति में निहित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी यह सिद्धांत या दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि राज्यों के व्यवहार जो होते हैं वो मानव स्वभाव के आधार पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अराजक संरचना है वह प्रभावित करती है। तो संरचनात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं केनेथ वाल्ट। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है ये संरचना अराजक है, एनार्की, अराजक है, और यही अराजक संरचना जो है राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है, ना कि जो है मानव स्वभाव नहीं। अराजक संरचना राज्यों के व्यवहार को जो है वह प्रभावित करता है, ना कि मानव स्वभाव। यानी राज्य की बात संरचनात्मक यथार्थवादी भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क नव उदारवाद का नहीं है। यहाँ पर नियोलिबरलिज्म की बात कहा गया है। ए, बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, यह सही है। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, ये नहीं है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होता है, यह भी यहाँ ठीक है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है, यह भी सही है। तो नव उदारवाद नियोलिबरलिज्म में जो है यहाँ पर आप देखिए वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए विकल्प संख्या बी जो है यही सही है। यह जो बात है यह कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। यह सोसाइटी के निचले स्तर पर उठे लोगों को मजबूती प्रदान करने की बात कहता है, इसलिए यह उत्तर सही है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो नव उदारवाद है, न्यू लिबरलिज्म क्या है? न्यू लिबरलिज्म ये
एक न्यू लिबरलिज्म है, एक नियो लिबरलिज्म है। आपके दोनों को अंतर को समझना होगा। एक नियो है, नियो लिबरलिज्म। ये जो न्यू लिबरलिज्म है और ये नियो लिबरलिज्म है, दोनों का मूल जो अंतर है, यह जो है एक तरह से सकारात्मक उदारवाद है। उदारवाद और नियो लिबरलिज्म जो है ये नकारात्मक उदारवाद है। उदारवाद। अब इसको आप समझिए कि न्यू लिबरलिज्म के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। न्यू लिबरलिज्म यह विचारधारा 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व उदारवादी प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। 19वीं सदी में नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद का बोलबाला था। इसमें जो है समाज में जो नीचे के वर्ग थे उनमें भारी विषमता व्याप्त हो गई और अब यह बात 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में यह कहा जाने लगा कि राज्य को सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वह निभाना चाहिए वर्गों को ऊपर ले आने के लिए। इसका हमको प्रारंभ संकेत जो है जॉन स्टुअर्ट मिल जब जो है वह स्वतंत्रता का विभाजन करता है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव की बात जब वह कहता है कि पर विषयक कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और स्व विषयक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वहाँ से हमें मूल संकेत मिलने प्रारंभ होते हैं और ग्रीन में आकर के सकारात्मक उदारवाद की जो धारणा है वह जो है काफ़ी प्रबल हो जाती है। यह जो न्यू लिबरलिज्म है, इसको आप न्यू ना समझिएगा, यह न्यू लिबरलिज्म जो है यह जो है कल्याण के लिए राज्य के हस्तक्षेप की बात करता है। इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है और यह जो है न्यू लिबरलिज्म यह सामाजिक न्याय और व्यक्ति के स्वतंत्रता के बीच में जो है यह क्या करता है, संतुलन स्थापित करती है। यह कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा जैसे आर्थिक सामाजिक मामलों में राज्य की सक्रिय भूमिका का वकालत करता है। यह असमानता को कम करने के लिए सामाजिक सुधारों, लोक कल्याण कार्यक्रमों और आर्थिक नियमन का समर्थन करता है। यह विचारधारा सकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा से जुड़ा हुआ है और यह पुनर्वितरण और सामाजिक सुरक्षा के जाल की बात करता है और यह शास्त्रीय उदारवाद से जुड़ा हुआ तो है, किंतु इसमें सामाजिक सुधार और कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं भी शामिल हैं। अब हम नियो लिबरलिज्म की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जो दूसरी, पहली तो आपने न्यू लिबरलिज्म यानी न्यू NEW और NEO न्यू। अब हम नियो लिबरलिज्म की बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर। ये नियो लिबरलिज्म क्या था? नियो लिबरलिज्म यह 20वीं सदी के अंत में, विशेषकर 1970 के दशक में कीन्सियन अर्थशास्त्र और सामाजिक लोकतंत्र की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। यानी कल्याणकारी राज्य जो 20वीं शताब्दी में आया, इस कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध यह जो है नियो लिबरलिज्म जो है उभरा। इसमें मुक्त बाजार और यानी फ्री मार्केट, विनियमन, डीरेगुलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण की अर्थव्यवस्था और राज्य के हस्तक्षेप को कम करने पर जोर दिया गया। एक तरह से ये नकारात्मक जो उदारवाद की विचारधारा थी उसी का पुनः प्रस्तुतिकरण, नए रूप में प्रस्तुतिकरण है। जहां नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति की आज़ादी पर ज़्यादा जोर देता था, वहीं पर नियो लिबरलिज्म जो है यह बाजार को जो है उसकी दक्षता और निजी उद्यम को समर्थन देने की बात करता है और यह चाहता है कि राज्य की जो भूमिका है वह कम से कम हो जाए। यह उदारीकरण, निजीकरण, मितव्यता, यहाँ पर मितव्यता का मतलब है कि जो राज्य
के ऊपर कई सारे दायित्व होते हैं, राज्य अधिक से अधिक खर्चे करके जन कल्याण के काम करता है, राज्य अपने हाथ वहाँ से खींच ले, रोलिंग बैक द स्टेट की बात इसमें की जाती है और नियमों को डीरेगुलाइजेशन की बात कही जाती है। राजकोषीय रूढ़िवाद यानी सरकार जो है वह पहले जो खर्चे करती थी, कर लगाती थी, उसको कम करे, इस बात का समर्थन करता है। यह जो है सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति चाहता है और इसके साथ साथ है नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है। मूल रूप से यह शास्त्रीय उदारवाद पर आधारित है, किंतु उसके साथ साथ यह मजबूत बाजार नीतियों के साथ अपने को अनुकूलित करता है। इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन की नीतियां मुक्त बाजार और सीमित सरकार पर जोर देती थी। इसमें सामाजिक न्याय की उपेक्षा और बस असमानता को बढ़ाने को लेकर के नियोलिबरलिज्म की आलोचना की जाती है। इस तरह से आपने नियोलिबरलिज्म के बारे में जाना। प्रश्न संख्या 55 है। प्रश्न संख्या 55 क्या है? सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है अरस्तु। अरस्तु ने सरकार का सबसे पहले व्यवस्थित वर्गीकरण किया था। अरस्तु ने जो सरकार का वर्गीकरण किया वह जो है उसके वर्गीकरण का जो आधार था, पहला था संख्या और दूसरा आधार जो था वह था गुण। गुण या फिर आप उद्देश्य भी कह सकते हैं। उद्देश्य, गुण और उद्देश्य, इन दो आधारों पर अरस्तु ने सरकार का वर्गीकरण किया था। अरस्तु कहता है कि आप देख लीजिए कि पहला, दूसरा और तीसरा, कुल 6 प्रकार के सरकारों की बात करता है। पहला जो है संख्या, आप देखिए संख्या है, संख्या और जो है आप देखिए कि यहाँ पर आप गुण डाल दीजिए और यहाँ पर सरकार के प्रकार। सरकार, संख्या अगर मान लीजिए शासक की एक है और वह जनता के हित में काम करता है, तो सरकार जनता के हित में काम कर रहा है तो वह होगा पहला मोनार्की। मोनार्की कहने का तात्पर्य राजतंत्र होगा। अगर एक व्यक्ति का शासन है और जनता के हित में शासन हो रहा है तो वह मोनार्की होगा। अगर वही शासक अपने हित में कार्य करने लगा है तो जो है एक व्यक्ति का शासन है तो यह हो जाएगा टिरेनी। टिरेनी का तात्पर्य है निरंकुश तंत्र। तो संख्या, एक संख्या है तो एक व्यक्ति का शासन यानी मोनार्की है, यदि जनता के हित में है। अगर जनता के हित में नहीं, शासक अपने हित में शासन कर रहा है तो वह है टिरेनी यानी निरंकुश तंत्र। दूसरा, यदि कुछ व्यक्ति शासन करते हैं और किसके हित में करते हैं, वे जो है लोगों के हित में करते हैं, तब यह है आपका कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी। दूसरा क्या है? अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, इसे अभिजात तंत्र भी कहा जाता है। लेकिन यही कुछ लोगों की संख्या यदि अपने हित में काम करने लगे, इसे ओलिगार्की कहा जाता है। ओलिगार्की, ओलिगार्की का अर्थ होता है गुट तंत्र। और तीसरे नंबर पर आप आइए कि यह कहता है कि बहुत सारे लोगों का शासन जो होता है यदि लोगों के हित में किया जाए तो यही हुआ पॉलिटी। और यदि यही शासक अपने हित में बहुत सारे लोग करने लगे तो इसी को उसने कहा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। इस तरह से संख्या और गुण के आधार पर अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण किया और इसमें उसने बताया कि यदि एक व्यक्ति जनता के हित में शासन करता है तब वह है राजतंत्र,
यदि वह अपने हित में शासन करता है तो वह है निरंकुश तंत्र। यदि कुछ व्यक्ति जनता के हित में शासन करते हैं तो वह है अभिजात तंत्र, कुलीन तंत्र। यदि वे अपने हित में शासन करने लगते हैं तो उसे कहते हैं गुट तंत्र। और बहुत सारे व्यक्ति यदि लोगों के हित में काम करते हैं तो उसे पॉलिटी कहा जाता है। अगर बहुत सारे लोग अपने हित में शासन करने लगें तो उसे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कहा जाता है। तो शासन का सबसे भ्रष्ट रूप जो है अरस्तु डेमोक्रेसी को मानता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 56 है कि मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है। ए, राज्यों के संविधान पर, बी, विधिक संरचना पर, सी, सरकार के वैधता पर और डी, सरकार के प्रकार पर। तो आप देखिए कि इसमें विकल्प संख्या जो 20 है, विधिक संरचना पर, यही सही है। मैक्स वेबर जो रहा है, मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही की बात की है। और नौकरशाही की जो बात की है यह विधिक या फिर कानूनी या फिर तर्कसंगतता के आधार पर मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात कही है। और मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही की व्याख्या की है वही क्लासिकल परंपरागत नौकरशाही के सिद्धांतों के आधार है। मैक्स वेबर नौकरशाही की विशेषता बताते हुए पहले नंबर पर कहता है कि इसमें पदसोपान होना चाहिए, यानी ऊपर एक हायरार्की होना चाहिए। ऊपर उच्च अधिकारी, उसके नीचे निचला अधिकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर पदसोपान हम लिख लेते हैं। और दूसरा इसी में श्रम विभाजन, यानी जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष होगा उसके दक्षता के हिसाब से उसे काम दिया जाना चाहिए। जो नौकरशाह होते हैं उनमें पदोन्नति और भर्ती जो होता है, पदोन्नति और भर्ती, यह जो है प्रसाद पर्यंत नहीं होता है बल्कि योग्यता आधारित होता है। तीसरी बात जो नौकरशाही में होता है कि ये नियम और कानून या विधि के आधार पर काम करते हैं, उसके अधीन काम करते हैं। चौथी बात जो होती है वह होती है अवैयक्तिकता, यानी जो नौकरशाह होते हैं उनका किसी के साथ राग द्वेष इत्यादि नहीं होता है। वे तर्कसंगतता के आधार पर कार्य करते हैं। उनका व्यक्तिगत विचार क्या है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। 5वें नंबर पर आप देखिए नौकरशाही में विशेषज्ञता। ये सामान्यज्ञ नहीं होते हैं बल्कि विशेषज्ञ होते हैं, जो जिस चीज़ के वो ज़्यादा जानकार होते हैं वो कार्य करते हैं। और नौकरशाह जो होते हैं 6वें नंबर पर, वे जो हैं अपने पूर्णकालिक आजीविका के रूप में, रोजगार के रूप में नौकरशाही को स्वीकार करते हैं। इस तरह आपने नौकरशाही की विशेषताओं को भी देखा। प्रश्न संख्या 57 है, निम्न में से कौन सी विशेषता यूएसए और भारतीय संघ व्यवस्था में एक नहीं है? 3 विकल्प हैं, तीनों हैं और एक इसमें से नहीं है। एक, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, बी, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, सी, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय और डी, लिखित संविधान। तो केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन ये भी है, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व दोनों जगहों पर है, न्यायिक संगठन का समुच्चय ये नहीं है, लिखित संविधान दोनों जगह है। तो इसमें जो विकल्प संख्या सी है यही जो है उत्तर आपका क्या है, सही है। क्योंकि भारत में जो न्यायिक संरचना है वह एकीकृत है, एकीकृत है।
सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सबसे नीचे जो है भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे नीचे आपके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट अदालतें और अन्य निचले अदालत आते हैं। इनके ऊपर अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर जो है जिला न्यायालय आता है, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय आता है जो विभिन्न प्रकार के सिविल और दीवानी मामलों की सुनवाई। इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय आता है, सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वह पूरी तरह एकीकृत है, सिंगल है, इंटीग्रेटेड है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में दोहरी न्याय प्रणाली है, ड्यूल सिस्टम है। संघीय न्यायालय अलग, राज्यों के न्यायालय अलग। संघीय न्यायालय संघीय कानूनों के अधीन सुनवाई करता है और जो राज्य न्यायालय होते हैं राज्य कानूनों के अधीन सुनवाई करते हैं। अमेरिकी संघीय जो व्यवस्था है, एक विशेषता वहाँ भी है कि वहाँ कोई परामर्शदात्री अधिकार नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शदायी अधिकार है। अब प्रश्न संख्या हम आते हैं 58 पर। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन चीन के संबंध में सही नहीं है? तो आप यहाँ पर देखिए कि पहला ए, सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 74 सफल नहीं हुई। बी, आप देखिए चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है। सी, अगर आप देखें तो चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है। और डी, चीन में माओ ने न्यू डेमोक्रेसी के विचार को व्यवहार में लाया। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो विकल्प संख्या ए है, चीन की सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 1974 तक सफल नहीं हुई, यही कथन यह सही है क्योंकि सफल हुई थी। ये जो है सफल, यह जो है सफल हुई थी। अब आप देख लीजिए कि सांस्कृतिक क्रांति, यह सांस्कृतिक क्रांति है क्या? सांस्कृतिक क्रांति यानी इसे कहते हैं कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसे सतत क्रांति या निरंतर क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस सांस्कृतिक क्रांति को चीन के नेता जिनका नाम था माओ जेडुंग, उन्होंने चीन में प्रारंभ किया था। यह एक तरह का सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जो 1966 में प्रारंभ किया गया और 1974 तक चला, जो है यह। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि चीनी समाज में जब सर्वहारा की क्रांति होती है तो पूंजीवाद के अवशेष बचे रहते हैं और समाज में, चीनी समाज में परंपरावादी भी तत्व थे, जैसे पुराने रीति रिवाज, संस्कृति, आदतें, सोच। यानी पूंजीवाद के अवशेष और परंपरागत समाज की जो संस्कृतियां थी, जो आदतें थी, जो सोच थे, जो रीति रिवाज थे, उनको समाप्त करने के लिए यह जो है क्रांति लाई गई। और इसका उद्देश्य एक यह भी था कि इसके माध्यम से साम्यवाद को मजबूत करना था। इस सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से एक काम और किया गया कि जो चीन में पार्टी विरोधी जो गतिविधियां थे या पार्टी विरोधी जो लोग थे, उन्हें माओ जेडुंग समाप्त करना चाहता था। इस सांस्कृतिक क्रांति में लाखों हत्याएं हुई, लोगों को यातनाएं दी गई, बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया, साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट भी कर दिया गया। इसकी आलोचना 1981 में स्वयं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया था
और उसने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन के लिए इस कार्यक्रम को जो है बड़े झटके के रूप में प्रयोग किया है। दूसरी बात जो आपकी है यहाँ पर प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। क्या है? प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात कहा जा रहा है। यह जो है जहां यह माओ से संबंधित है, किससे संबंधित है? माओ से। और वहीं पर यह जो है प्रजातांत्रिक केंद्रवाद जो है यह लेनिन से संबंधित है। अब आप देखिए कि डेमोक्रेटिक सेंट्रिज्म यानी यह लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धांत है। इसमें दो विरोधी विचारों, एक तरफ तो प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक और दूसरा केंद्रवाद, दोनों का संयोजन है। इसमें पार्टी के अंदर किसी नीति पर तब तक खुला विचार विमर्श और चुनाव होगा, किंतु यदि पार्टी के भीतर कोई निर्णय ले लिया गया और निर्णय बहुमत से और उच्च स्तर पर ले लिया गया तो सभी सदस्य उस निर्णय, उस मत को एक मत से मानने के लिए और लागू करने के लिए बाध्य होते हैं और उस निर्णय के विरुद्ध कोई सामाजिक असहमति सार्वजनिक रूप से नहीं जताई जा सकती है। संगठन इस प्रकार होता है कि अल्पमत बहुमत के अधीन और निचला स्तर उच्च स्तर के अधीन होता है। इसे प्रारंभ में लोकतांत्रिक केंद्रवाद को प्रारंभ में लेनिन ने अपनाया और बाद में जो है उसकी बोल्शेविक पार्टी और फिर अन्य कई साम्यवादी देशों ने अपनाया। इसकी आलोचना इस आधार पर किया जाता है कि अल्पमत इसमें दबाया जाता है और पदानुक्रम संरचना में हायरार्की में जो उच्च समिति के आदेश होते हैं वे सबके लिए बाध्यकारी होते हैं। इस तरह से शक्तिशाली नेतृत्व डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में असहमतियों को दबा करके तानाशाह बन सकता है। तो आपने प्रजातांत्रिक केंद्रवाद को देखा कि पार्टी के अंदर चुनाव होंगे, बहस होंगी, उसका लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाएगा, लेकिन यदि कोई निर्णय पार्टी के अंदर ले लिया गया और उच्च स्तर पर ले लिया गया तो उसे पार्टी के बाहर उसके विरोध में नहीं जाया जा सकता। यही है प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। तीसरी बात न्यू डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर आया हुआ है। आप देख लीजिए कि न्यू डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी यानी नया लोकतंत्र। यह नया लोकतंत्र, इसे जन लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र, यह माओ से तुंग द्वारा प्रतिपादित एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। माओ का मानना था औपनिवेशिक देशों या अर्ध औपनिवेशिक देशों में समाजवादी क्रांति से इसके क्रांति के पूर्व एक जो है अंतरिम जनवादी व्यवस्था आती है। इसमें मजदूर, किसान, लघु बुर्जुआ, राष्ट्रीय पूंजीवादी का गठबंधन होता है। इस गठबंधन से सामंती शक्तियों, विदेशी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाता है। यह पश्चिम की ओल्ड डेमोक्रेसी या क्लासिकल डेमोक्रेसी से अलग है क्योंकि पूंजीवादी चरण को पार करके समाजवाद की ओर बढ़ने का लक्ष्य होता है। इस तरह से आपने देखा कि जो न्यू डेमोक्रेसी है यह पश्चिमी लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है। यह साम्यवादी या क्रांति होने से पहले की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये जो क्रांति करते हैं औपनिवेशिक देशों में या अर्ध औपनिवेशिक देशों में एक अंतरिम यानी अस्थायी व्यवस्था है। इसमें मजदूर, किसान, लघु बुर्जुआ, राष्ट्रीय पूंजीवादी गठबंधन करके जो है औपनिवेशिक ताकतों को धराशायी कर देते हैं, जैसे भारत में हुआ। और माओ का मानना है उसके बाद जो व्यवस्था आएगी वह समाजवादी व्यवस्था होगी और इसके माध्यम से समाजवादी चरण की ओर बढ़ा जा सकता है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करता है।
ए राज्य सरकार विधियां प्रथाएं संस्कृति, बी संप्रभुता सरकार बाजार राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, सी राज्य सरकार विधियां सभ्य समाज और राजनीतिक दल, डी राज्य मूल सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है डी राज्य मूल सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। यह जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विकल्प ज्यादा सटीक, ज्यादा सही ढंग से दिखाता है। प्रश्न संख्या 59 में जो पूछा गया है वह राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में यानी स्कोप के बारे में पूछा गया है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय वस्तु क्या है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक गतिशील प्रश्न संख्या 59 में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है? वस्तुतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से तात्पर्य राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र से है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है वह गतिशील है, यानी समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है, नई चीजें उसमें जुड़ती रहती हैं। 1948 में जो है यूनेस्को में राजनीति विज्ञानियों का एक सम्मेलन हुआ। इसके क्षेत्र में यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि शामिल हैं। जब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात की जाती है तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला है राजनीति विज्ञान का परंपरागत क्षेत्र और दूसरा है राजनीति विज्ञान का आधुनिक क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में राज्य सरकार, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं, समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों, संगठनों, राजनीतिक सिद्धांतों और विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीतिक क्षेत्र में राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएं आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति का जो है मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों, मानवीय क्रियाओं, शक्ति, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था के कार्य कारण तथा गैर संस्थात्मक तत्वों जैसे दबाव समूह आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60 है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। बी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। सी शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया के अवधारणा के लिए अस्वीकार किया। डी व्याख्या के प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो इसमें आप देखिए कि व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का इसने जो है प्रयास किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हम दो भागों में बांटकर कर सकते हैं, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा जो हम अध्ययन करते हैं वह हम जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। व्यवहारवाद को समझने से पहले परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को आपको समझ लेना आवश्यक है। पहला जो है आपका परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है। परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा जो आपका है वह है आधुनिक राजनीति विज्ञान। आधुनिक राजनीति विज्ञान। तो इस परंपरा राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसका जो अध्ययन परंपरा राजनीति विज्ञान में किया जाता है वह संस्थात्मक
और औपचारिक अध्ययन है। इसमें क संस्थात्मक और क्या है यह औपचारिक। पहली विशेषता जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का है वह है यह राज्य सरकार या अन्य संस्थाओं का अध्ययन करता है, इस कारण यह औपचारिक है। यह जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है यह जो है दूसरा स्व अनुशासनात्मक का तात्पर्य होता है इसका अध्ययन क्षेत्र केवल राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र से संबंधित है, यह अन्य विषय के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था। ऐसा परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो है विशेषता है। तीसरी विशेषता जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की थी वह था मूल्यात्मक और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। मूल्यात्मक और व्यक्तिनिष्ठ। आप देखिए इसके अंतर्गत मूल्यों पर आधारित होने के कारण यह व्यक्तिनिष्ठ था, यह वस्तुनिष्ठ नहीं था, यह सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसमें वैल्यू मूल्यों का जो है अध्ययन किया जाता था। यह जो है घ आप देखिए यह आदर्शात्मक था। यानी क्या होना चाहिए इस पर यह बल देता था। इसके जो अध्ययन के दृष्टिकोण थे वे मुख्य रूप से ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक, विधिवादी और विश्लेषणात्मक थे। यह जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था यह अनुमान, संभावना और कल्पना पर आधारित था। आगे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान यह जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह विज्ञान मानता है कि मानव के मनोवेग, इच्छाओं, पीड़ाओं, आकांक्षाओं का जो प्रकट व्यवहार दिखाई देता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत दूसरी बात जो है यह इंटरडिसिप्लिनरी है, यह अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है। यह माना जाता है कि मानव के राजनीतिक जीवन का सही रूप से अन्य सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही समझा जा सकता है। इसके लिए इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करके मानव स्वभाव का अध्ययन किया जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है यह मूल्यों पर ध्यान नहीं देता है, यह मूल्य मुक्त अध्ययन और यह तथ्यात्मक यानी वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर ध्यान देता है। इसके अध्ययन का विषय जो है शोधकर्ता इसमें स्वयं के व्यक्तित्व और अपने मूल्यों का प्रभाव उसके शोध पर नहीं पड़ता है। जैसे इमारत की ऊंचाई 10 फीट है, तथ्यात्मक अध्ययन है, किंतु यह कहा जाए कि यह इमारत सुंदर है, यह मूल्यात्मक अध्ययन है। जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है यह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है यह तथ्यात्मक और यथार्थवादी है। तथ्यात्मक यानी यह बिल्डिंग 10 फीट है तो 10 फीट यह तथ्य है, इस पर आधारित है। और यह अनुभवात्मक यानी इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले अनुभव पर यह आधारित है और यह जांच योग्य है। यह संस्थाओं पर ध्यान ना दे करके संस्थाओं के कार्यों पर ध्यान देता है। जिन साधनों और प्रक्रियाओं से संस्थाएं कार्य करती हैं उसका अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इस विज्ञान के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण, सैंपल सर्वे और सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके निष्कर्ष प्रामाणिक, निश्चयात्मक और सामान्यीकरण से संबंधित होते हैं। बात व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की बात किया जा रहा है तो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान जो था, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान, यह व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान जो है इसका विकास
हम अगर देखेंगे तो इसको 3 अवस्थाओं में हम बाँट करके कर सकते हैं कि पहला जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की स्थिति में व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जो संकेत मिलने लगते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की अवस्था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1960 के दशक के पहले और 1960 के दशक के बाद। इस तरह से हम व्यवहारवादी जो आंदोलन चला है द्वितीय विश्व युद्ध को आधार मान करके उसके पूर्व, उसके बाद और 1960 के बाद, इस तरह डिवाइड करके हम अध्ययन कर सकते हैं। हम व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का पहला जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व देखते हैं कि व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान जो है इस समय कैसा था। व्यवहारवाद जो है राजनीतिक विज्ञान में बिहेवियरिज्म, इसका आधार जो है अनुभववाद है, यानी हम इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष होता है, जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, इसका यह आधार है। इसके आधार को हम जान लाख से मान सकते हैं। इस अनुभववाद में इंद्रिया अनुभविक यानी इंद्रियों के द्वारा आँख, कान, मुंह, त्वचा इत्यादि से जो हम अनुभव करते हैं, इस अध्ययन को शामिल किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व युग में आनुभविक और परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव और इंपेरिकल प्रविधियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में प्रारंभ हो गया था। स्टुअर्ट राइस और गैस्नेल से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में परिमाणात्मक सामग्री क्वांटिटेटिव मटेरियल्स एंड सांख्यिकी स्टैटिक्स मेथड्स का प्रयोग किया जाना लगा था। परिष्कृत तकनीकों के प्रयोग और तथ्यात्मक विश्लेषण यानी फैक्चुअल एनालिसिस के बावजूद भी राजनीतिक विज्ञान इस युग में, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के युग में, वह जो है परंपरागत धारा से अलग नहीं हुआ था। व्यवहारवाद का जब हम ऐतिहासिक पर्यवेक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीति विज्ञान में नवीन प्रवृत्तियों का जो उदय होता है वास्तव में वह इंग्लैंड से होता है, लेकिन अधिकांश राजनीति विज्ञानी मानते हैं कि नवीन प्रवृत्तियों का उदय जो है अमेरिका से होता है। किंतु यह प्रमाणित है कि राजनीति विज्ञान में नवीन प्रवृत्तियों का उदय जो है वास्तव में इंग्लैंड से होता है। वाल्टर वेजहार्ट की एक पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1865 में प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक में राजनीतिक संस्थाओं पर जो है सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या पड़ता है और संस्थाओं की स्थिरता के लिए ये सामाजिक परिस्थितियां कैसे एक राजनीतिक प्रक्रिया का काम करती हैं, ऐसा अध्ययन वाल्टर वेजहार्ट ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1865 अपनी पुस्तक में किया इंग्लैंड के लिए। 1989 में 1889 में जो है लावेल की एक पुस्तक आती है एस्से ऑन गवर्नमेंट। एस्से ऑन गवर्नमेंट में कहा गया कि शासन की संस्थाओं के अध्ययन की बजाय हमें शासन के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। ब्राइस जो थे, इन्होंने राजनीति विज्ञान में तथ्यों पर जोर दिया, यानी तथ्यों पर जोर देने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। विद्वानों का मानना है कि 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ राजनीति विज्ञान नए युग में प्रवेश करता है। चार्ल्स बियर्ड ने राजनीति विज्ञान में सांख्यिकी पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। एक अंग्रेज लेखक ग्राहम बलास ने 1908 में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखा और उसमें जो है मनोविज्ञान के प्रयोग की बात की। 1908 में एक पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में राजनीति को समझने के लिए राज्य के स्थान पर अनौपचारिक संस्थाओं यानी समूह आदि के अध्ययन पर बल दिया गया। 1913 में लावेल ने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान की जानकारी की बात कही। जॉर्ज कैटलिन जो विद्वान हैं, यह राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय जो
मेथड्स है, उपागम है, अप्रोच है, इस पर बल दिया तथा कहा कि राजनीति का संचालन शक्ति संबंधों के द्वारा तय होता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी नींव डालने का श्रेय जिन दो लोगों को जाता है वे हैं आर्थर बेंटले और कौन है, चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक भी कहा जाता है। 1905 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का जो नाम है प्राइमरी इलेक्शन, वह जो है आणविक विश्लेषण की दिशा में एक कदम था। लासवेल की जो एक पुस्तक आई, वह जो है हु गेट्स व्हाट एंड हाउ में भी जो है व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की बात कही गई। लासवेल ने मेरियम को राजनीति विज्ञान के लिए मनोविज्ञान के महत्व समझने वालों में प्रथम माना है। इस आणविक विज्ञान के संस्थापकों में टीपी स्मिथ और लासवेल का भी नाम आता है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के दूसरे अधिवेशन, पहला तो 1903 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1924 में हुआ था। 1924 में हुई अधिवेशन का नेतृत्व चार्ल्स मेरियम और लियोनार्ड व्हाइट ने किया था, जिसमें अधिकतर मनोविज्ञानी थे, जैसे एल.एच. थर्नस्टोन, फ्लाइट अलापोर्ट। थर्नस्टोन का योगदान शोध के लिए प्राविधि एक्सपेरिमेंटल साइकोमेट्रिक्स का था। इन्होंने अवृत्त को राजनीति की मूल इकाई मानने पर बल दिया। ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स मेरियम की पुस्तक जो न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स प्रकाशित हुई, उसमें विशेष प्रणालियों, उद्देश्य, प्रविधियों का प्रतिपादन किया गया जो बाद में व्यवहारवाद का आधार बना। चार्ल्स मेरियम की प्रेरणा से प्रभावित होकर लियोनार्ड व्हाइट, हेराल्ड गैशनेल, क्विंसी राइट तथा फ्रेडरिक शूमैन, बियोकी जूनियर, एडवर्ड एवरी, लाइसन, हरमन साइमन, ट्रूमैन आदि व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। व्यवहारवाद पर यूरोपीय समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा, जिसमें काम्टे, दुर्खीम, फ्रायड और मैक्स वेबर का नाम प्रमुख है। इसमें दुर्खीम संरचनात्मक कार्यात्मक के संस्थापकों से संबंधित था। फ्रायड ने मनोविश्लेषण की नींव डाली। स्पेंसर ने जीवित प्राणियों और संरचनाओं की समानता पर बल दिया। मैक्स वेबर ने विज्ञान को मूल्य मुक्त रखने पर बल दिया और पार्सन्स ने क्रिया सिद्धांत का प्रथम चरण पर व्यवहारवाद पर प्रभाव बना। डेविड स्टर्न का मानना है कि व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह मनोविज्ञान में किया गया था। कहाँ? मनोविज्ञान में। और मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेबी वाटसन ने किया था। राजनीति विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग अमेरिकन पत्रकार फ्रैंकफर्ट ने 1928 में अपनी एक पुस्तक पॉलिटिकल बिहेवियर द हियरटोफोर अनरिटन लॉज में किया। किंतु इस शब्द को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का श्रेय स्वीडन के टिंगस्टन को है, जो 1937 में पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडीज इन इलेक्शन स्टैटिक्स लिखा। इसके बाद व्यवहारवाद का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरे चरण में कौन सी बात कही गई? दूसरा चरण जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1960 के पहले का काल है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद हेराल्ड लासवेल को पुराने और नवीन व्यवहारवाद के बीच को कड़ी माना जाता है। मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अनुभविक और परिणात्मक शोध का विकास हो सका। इस काल में व्यवहारवाद की जड़ें अमेरिका में पूरी तरह जम चुकी थी। इस युग की प्रमुख व्यवहारवादियों में ग्रेविल आर्मंड, रॉबर्ट डायल, डेविड स्टर्न और कार्ल डैच प्रथम है। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में हुई क्रांति, जिसे रॉबर्ट डायल ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक आंदोलन मानते हैं, व्यवहारवाद कहा जाता है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है, ये इसे एक शैक्षणिक आंदोलन भी आप कह सकते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद अपना ध्यान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की तरफ खींचता है। यह अनुभवात्मक है, क्रियात्मक है। इसमें आत्मनिष्ठ तत्वों के बजाय वस्तुनिष्ठ तत्वों पर बल दिया जाता है। शोध के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग करता है। यह व्यक्ति के व्यवहार और उसके आचरण का परीक्षण करता है, जिसका परीक्षण किया जा सके। मुख्य रूप से व्यवहारवाद व्यक्ति और समूह के बाह्य व्यवहार यानी बाह्य आचरण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकी और परिणात्मक तकनीकों पर बल देता है। यह राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की तरह व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में विकसित करना चाहता है। व्यवहारवाद जो रहा है, इस व्यवहारवाद
वाद। इस व्यवहारवाद के डेविड स्टन ने जो है बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं, कुछ विशेषताएं बताई हैं जिनके आधार पर व्यवहारवाद को समझा जा सकता है। इन्होंने रेगुलरिटीज की बात की, निमित्ताओं की बात की। इनका मानना था यदि मनुष्य के व्यवहार का परीक्षण किया जाए, राजनीतिक व्यवहार का परीक्षण किया जाए, तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं जो बार बार जो है वो रेगुलर रिपीट होती रहती हैं, जिसके आधार पर आप जो है सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मतदाता एक ही पार्टी को बार बार वोट क्यों देता है। दूसरी बात, मानव व्यवहार को अनुभववादी मापदंडों पर सत्यापित भी किया जा सकता है। यानी इसका अर्थ है कि मानव व्यवहार पर जो उपलब्ध सामग्री आप प्राप्त करते हैं, अवसर आने पर उसको आप जांच सकते हैं, उसकी आप पुष्टि कर सकते हैं। मानव व्यवहार से संबंधित शोध सामग्री प्राप्त करने, उसकी व्याख्या के लिए तकनीकों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, जैसे प्रश्नावली तकनीक, सांख्यिकी विश्लेषण, गणितीय प्रतिरूप और अनुरूपण आदि का महत्व है। अगली बात जो डेविड स्टन कहते हैं, क्वांटिफिकेशन, यानी उपलब्ध सामग्री और तथ्यों में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए जो सामग्री है उसका परिमापन और परिमाणीकरण करना आवश्यक है। वैल्यू को जो है, चाहे व्यक्तिगत मूल्य हो चाहे सामाजिक मूल्य हो, इसको जो है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और जो व्यक्तिगत मूल्य हैं अपने परीक्षण, अपने शोध से अलग रखना चाहिए। इसके बाद सिस्टमाइजेशन, शोध कार्य व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए, तो यह शुद्ध विज्ञान बन सकता है। वैज्ञानिक शोध से सिद्धांत निर्माण किए जाएंगे, विज्ञान की तरह होंगे, जिससे जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझा जा सकेगा और उसका समाधान किया जा सकेगा। और इस तरह से समायोजन, एकीकरण और समग्रता, इंटीग्रेशन, मानव के राजनीतिक व्यवहार को उसके अन्य वैयक्तिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि व्यवहारों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वास्तविक निष्कर्ष निकालने के लिए उसमें समग्रता की आवश्यकता है। मानव व्यवहार का अध्ययन आप खंडों में नहीं कर सकते। व्यवहारवाद का जो अगला चरण आता है 1960 के बाद आता है, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। इस काल में व्यवहारवादी क्रांति के विरोध में कई तर्क दिए गए और नई मान्यताएं स्थापित की गई। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे।